हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग अकाउंटेंसी का एक महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। वो है तुम्हारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है, तुम लोग को मालूम है, डबल का मतलब होता है दो, एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। अर्थात वह सिस्टम जिस सिस्टम में प्रत्येक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दो जगह होता है, इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर? तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज डबल एंट्री सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम स्पेसिफिक अलग हम लोग चैप्टर में सीखेंगे, उसके बारे में फुल डिटेल सीखेंगे। बट आज हम लोग महत्वपूर्ण चैप्टर जो है डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जानेंगे। द फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम was written by Luca Pacioli. First book on double entry system written by Luca Pacioli. लूका पैसियोली जो थे फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है इन्हें। उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ अकाउंटिंग या फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहा जाता है। इन्होंने ये बुक 1494 में पब्लिश की थी। 1494 में इन्होंने ये बुक लिखा था। He was an Italian mathematician। ये कौन थे? एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपने बुक में सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम का जिक्र किया था। ऐसा बात नहीं है कि ये सबसे पहले व्यक्ति थे। इससे पहले, बहुत पहले, हम लोगों के ही देश में चाणक्य का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। हाँ, कौटिल्य ने सबसे पहले इस अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन किया था। लेकिन उन्होंने कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं बताया था कि किस मेथड के द्वारा हम लोग इस अकाउंटिंग को करें। लेकिन इन्होंने प्रॉपर मेथड और प्रॉपर एक आइडिया दिया कि किस तरीका से हम लोग अकाउंटिंग को अगर करेंगे तो हम लोगों की अकाउंटिंग परफेक्ट होगी। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन को अफेक्ट करने वाली ये सिस्टम है कि एवरी ट्रांजेक्शन को मिनिमम 2 अकाउंट में अफेक्ट करती है। मिनिमम 2 अकाउंट को अफेक्ट करती है। वो 2 से ज्यादा भी अकाउंट को अफेक्ट कर सकती है, बट मिनिमम 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगी। तो सबसे पहली चीज आती है अकाउंट, जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग अकाउंट्स के बारे में पूरा डिटेल में सीखेंगे। अकाउंट, तो अकाउंट क्या है? अकाउंट एक टेक्निक है जिस टेक्निक के आधार पर हम लोग पूरे अकाउंटेंसी को रिकॉर्ड करते हैं, पूरे अकाउंटेंसी को पढ़ते हैं। तो बेसिकली अकाउंट जो होता है दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? The accounts which are related with the names of person, with the names of any companies, with the names of societies is called personal account। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जो किसी व्यक्ति के नाम से, जो किसी कंपनी के नाम से, जो किसी संस्था के नाम से ओपन किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब पर्सनल अकाउंट बेसिकली 3 तरह का होता है। पर्सनल अकाउंट कितने तरह का हुआ? 3 तरह का।
पहले को कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरे को कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरे को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट तीन तरह का हो गया, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल का अर्थ हो गया हम लोग, अर्थात कोई भी व्यक्ति, राम शाम जदू मधु एनीवाई एक्स वाई जेड, कोई भी पर्सन है वो नेचुरल है, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। बट आर्टिफिशियल भी पर्सन, हाँ आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। कौन पर्सन? जो लॉ के द्वारा, ये किसके द्वारा हुए? नेचर। ये किसके द्वारा हुए? लॉ। अर्थात जो पर्सन लॉ के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, जिसकी आइडेंटिटी लॉ देता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री, तो ये क्या है? एक नाम है, नाम पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? लॉ के द्वारा दिया गया है। अर्थात लॉ के द्वारा जो भी पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसे हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग जान सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर राम, श्याम, जदू, मधु, इत्यादि कुछ भी लिख सकते हो। जो भी पर्सन है, जो भी नाम है नेचुरल है, वो सभी नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। ये टाटा इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी स्कूल का नाम ले सकते हो, जैसे आंध्रा एसोसिएशन स्कूल, आईसीआईसीआई जो बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री, कोई भी नाम जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया हो, जिसकी आइडेंटिटी कानून देता हो, उसे हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। देन व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव? रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। सपोज करो कोई व्यक्ति तुम्हारे यहां काम कर रहा है, उसकी सैलरी बनती है 500 रुपया, डेली का वेजेस बनता है 500 रुपया, उसमें तुमने उसको 400 रुपया पे किया, 100 रुपया बकाया है, 100 रुपया तुमने नहीं दिया। तो 100 रुपया जब वो लेने आएगा तो वो किससे लेगा? तुमसे ही लेगा। अर्थात वो तुमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बकाया है वो तुमको देना है। अर्थात एनी आउटस्टैंडिंग, कोई भी आउटस्टैंडिंग हो, वो किसके अंतर्गत आएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या आएगा? एडवांसेज ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। अर्थात हम किसी से अगर एडवांस दे चुके हैं किसी को, तो अगर हम वहां जाएंगे तो अगर वो व्यक्ति मौजूद नहीं रहेगा तो वो एडवांस एडजस्ट नहीं कर पाएंगे आप। अर्थात वो मतलब एडवांस हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये हुआ तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब चलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट क्या है? The accounts which are not related with the person, जिसका संबंध पर्सन से ना हो। पर्सन से ना हो अर्थात क्या हुआ? पर्सन को छोड़कर अगर वो किसी दूसरे चीजों से संबंध रखता है, जैसे एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स, लॉसेस, अगर उसका संबंध इन सभी चीजों से है तो वो बन जाता है इम्पर्सनल अकाउंट। अर्थात इम्पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट हुए? वह अकाउंट, द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विथ एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम, गेन एंड लॉसेज आर कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के भी दो डिविजन्स हैं, इनके भी दो भाग हैं। पहले को कहा जाता है रियल अकाउंट, दूसरे को कहते हैं नॉमिनल अकाउंट।
रियल, रियल का अर्थ होता है वास्तविक। वास्तविक मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम रेवेन्यू में जनरेट कर सकते हैं, जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका हम यूज लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर रियल। तो रियल क्या हो गया? जितने भी एसेट्स है एंड प्रॉपर्टीज, जितने भी एसेट्स है और प्रॉपर्टीज है वे सभी रियल अकाउंट है। क्लियर? तो रियल अकाउंट वो एक अकाउंट है जो टच किया जा सकता है, जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म तक, जिसका हम बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं, उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या है? जितने भी हमारे एक्सपेंसेज हैं, लॉसेज हैं, इनकम्स हैं, गेन्स है, ये सभी नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जहां पर एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम, गेन्स को ट्रीट किया जाता है, उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर रियल अकाउंट का हम लोग देख सकते हैं बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, फर्नीचर, कैश, ये सभी रियल अकाउंट है। अब रियल नेचुरली दो प्रकार का होता है। अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो ये रियल जो है दो प्रकार का हो जाता है। एक को वो बोलते हैं टेंजिबल, दूसरे को कहते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं वे सभी टेंजिबल है। जैसे बिल्डिंग टच कर सकते हैं, लैंड टच कर सकते हैं, फर्नीचर टच कर सकते हैं, कैश टच कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं जिसे हम टच नहीं कर पाते। जैसे गुडविल, ये हमारी एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है, उसे हम टच नहीं कर पाते हैं। पेटेंट्स है, टच नहीं कर पाते हैं। ट्रेडमार्क है, टच नहीं कर पाते हैं। कॉपीराइट है, टच नहीं कर पाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसे हम टच नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सभी एसेट हमको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देते हैं। तो वे सभी एसेट और प्रॉपर्टी जो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देती है उसे हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट बेसिकली दो हो गया, एक तरफ एक टेंजिबल, दूसरा इनटेंजिबल। टेंजिबल वे सभी प्रॉपर्टीज एसेट्स हुई जिसे हम टच कर पाएंगे, अर्थात लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश एक्सेट्रा। एंड इनटेंजिबल वे सभी हो गए जिसे हम टच नहीं कर पाते हैं। जिसे एग्जांपल के तौर पर अगर समझो तो गुडविल है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट राइट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सभी हमारे इनटेंजिबल। नॉमिनल अकाउंट वे सभी अकाउंट जिसको हम लोग एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम, गेन्स के द्वारा ट्रीट करते हैं। वे सभी अकाउंट जो एक्सपेंसेस, लॉसेज, गेन्स में ट्रीट किए जाते हैं उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अब बेसिकली देखो अकाउंट कितने प्रकार का हो गया। यहां पर्सनल जो ऑल आर रिलेटेड टू द पर्सन, दूसरा इम्पर्सनल जो दो भागों में डिवाइड हो गया, एक रियल और दूसरा नॉमिनल। तो अंततः एट लास्ट अकाउंट तीन डिवाइड हो जाता है, तीन प्रकार का हो जाता है। ये जो डिवीजन है ये ट्रेडिशनल, इसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच। और ट्रेडिशनल इसे और एक नाम से जाना जाता है ब्रिटिश अप्रोच। ब्रिटिश अप्रोच। तो ट्रेडिशनल या ब्रिटिश अप्रोच के द्वारा हम लोग अकाउंट्स को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। क्लियर?
तीन तरह के जो अकाउंट्स होते हैं, अब इनका एक स्पेसिफिक रूल जिसे हम लोग गोल्डन रूल के तौर पर जानते हैं, तो उन सभी रूल्स को अभी हम लोग सीखेंगे। पहला हुआ तुम्हारा पर्सनल अकाउंट। हाँ, ये है तुम्हारा रूल। रूल्स पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है, पूरा ही लिख दे रहे हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। दूसरा अकाउंट हो गया हम लोग का रियल अकाउंट। डेबिट what comes in, credit what goes out। तीसरा अकाउंट हो गया नॉमिनल अकाउंट। All expenses and losses are debited are credited। तो ये तीन हमारे रूल्स हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के द्वारा। ब्रिटिश अप्रोच का तीन अकाउंट तीन भागों में डिवाइड हो गया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब समझो पर्सनल अकाउंट क्या है, द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद पर्सन, जिसका संबंध व्यक्ति से है, हम लोगों से है। तो हम लोग नेचुरल है या आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं पर्सनल। अब हम दो ही काम कर सकते हैं, या तो किसी से पैसा ले सकते हैं या किसी को पैसा दे सकते हैं। अगर ले रहे हैं तो रिसीवर कहलाए, दे रहे हैं तो गिवर कहलाए। तो पर्सन जो रिसीवर होगा, अर्थात वो अल्टीमेटली ले रहा होगा, चाहे वो गुड्स ले रहा हो, मनी ले रहा हो या सर्विस ले रहा हो, जो भी वो रिसीव कर रहा होगा उन सभी को क्या कहेंगे, रिसीवर कहेंगे। जो दे रहा है सर्विस या जो गुड्स दे रहा है या जो पैसा दे रहा है वो क्या कहलाएगा, गिवर कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट बेसिकली वो दो ही काम कर सकता है, या तो रिसीव करने का या तो गिव करने का। तो रिसीव कर रहा है तो डेबिट होगा, चाहे वो सर्विस ले रहा हो, चाहे वो कैश ले रहा हो, चाहे वो गुड्स ले रहा हो। अगर हम सर्विस किसी का ले रहे हैं तो हम रिसीवर कहलाए, अगर हम किसी से सामान खरीद रहे हैं तो हम रिसीवर कहलाए। तो या आइदर वो रिसीवर हो सकता है या वो गिवर हो सकता है। दूसरा रियल, अभी बताया था मैंने, रियल अकाउंट क्या है, ऑल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आर रियल अकाउंट। अर्थात अगर संपत्ति हमारे पास है तो वो हमारा रियल है, प्रॉपर्टी है तो रियल है। तो अगर रियल है तो वो सभी चीजें दो ही तरह से अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अर्थात संपत्ति हमारे पास आ रही है, कोई भी चीज हमारे पास आ रही है तो वो हमारे क्या कहलाएगी, डेबिट कहलाएगी। कम्स इन का मतलब डेबिट, आ रहा है तो डेबिट। तो हमारे पास क्या आ सकता है, सपोज करो अगर तुमने कंप्यूटर खरीदा या लैपटॉप खरीदा या एसी खरीदा तो क्या होगा, एसी तुम्हारे पास आ रहा है, एसी क्या है, एसेट्स है, प्रॉपर्टी है। तो अगर वो आ रहा है तो उसे हम लोग कहां लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। अगर वही है तुम्हारे तक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, अगर तुमने सेल किया, एसी सेल किया, जो तुम्हारा बिजनेस नहीं है, एसी का बिजनेस नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास एसी था, वो एसी तुमने सेल कर दिया, तो एसी तुम्हारे पास से क्या हुआ, चला गया। अब यहां जानने वाली चीज है कि अगर तुम उसी एसेट या प्रॉपर्टी का ही बिजनेस करते हो, वो जो सामान हम बता रहे हैं
एसी का, लैपटॉप का, तो वो तुम्हारे लिए एसेट्स नहीं हुआ, वो तुम्हारे लिए गुड्स है। वो सभी सामान एसेट्स होंगे जिसका तुम बिजनेस नहीं करते। लैपटॉप का बिजनेस अगर नहीं कर रहे हो तो लैपटॉप तुम्हारे लिए एसेट्स है। फर्नीचर का अगर बिजनेस तुम नहीं कर रहे हो तो फर्नीचर तुम्हारे लिए एसेट्स है। लेकिन अगर फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो और फर्नीचर ही तुम बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए एसेट ट्रीट नहीं होगा। तो रियल अकाउंट कहता है कि अगर तुम्हारा एसेट्स है या प्रॉपर्टी है, अगर तुम्हारे पास आ रहा है तो उसे डेबिट में लिखो, अगर वो तुमसे दूर जा रहा है, मतलब तुम्हारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो उसे क्रेडिट में लिखो। तो क्या हो गया? रियल अकाउंट, डेबिट कम्स इन एंड क्रेडिट गोज आउट। कम्स इन है, आ रहा है तो डेबिट में लिखो, जा रहा है तो क्रेडिट में लिखो। एकदम आसान तरीके से। एक चीज रियल अकाउंट में तुम लोग आसान तरीके से समझ सकते हो, जो अभी एसेट्स हम बता रहे थे तुम लोगों को, उसमें कैश एक वाइटल पॉइंट होता है। कैश हमारा रियल अकाउंट है, इसके पहले भी हम लोग अभी समझे कैश रियल अकाउंट है। तो अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो वो कम सीन हो रहा है, तो वो क्या होगा? रियल में पकड़ा जाएगा, रियल ट्रीट होगा। अगर कैश जा रहा है तो भी वो रियल में ट्रीट होगा। तो वो आ रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, जा रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। कैश क्योंकि बिजनेस का मेन थीम है, जो कुछ भी हम करते हैं कैश के थ्रू करते हैं। परचेज कर रहे हो तो भी कैश से थ्रू परचेज करते हैं, सेल कर रहे हो तो भी कैश के थ्रू परचेज करते हैं या सेल करते हैं। तो अब हमारा तीसरा अकाउंट आ गया नॉमिनल अकाउंट। अब देखो नॉमिनल अकाउंट क्या है? ऑल दोज विच आर रिलेटेड विद एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम्स, गेन्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट इसी को दो भागों में डिवाइड कर देता है। कहता है ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डेबिट। अगर तुम्हारा एक्सपेंस हो रहा है, खर्च हो रहा है, खर्च कैसे होगा समझ में आएगा। अगर हम कोई सामान परचेज कर रहे हैं, उसका बदला में कैश दे रहे हैं, तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया। लॉस अगर हो रहा है, लॉस कैसे पता चलेगा? कि अगर हम मान लो कहीं पैसा दिए और वो उसके बदले में हमको कुछ मिला ही नहीं, तो वो क्या हो गया? मेरा लॉस हो गया। तो अगर हम खर्च कर रहे हैं तो भी वो डेबिट होगा, लॉस हो रहा है तो भी वो डेबिट होगा। अगर इनकम हो रहा है तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। गेन हो रहा है तो भी क्रेडिट होगा। इसके पहले क्लास में हम लोग इनकम, एक्सपेंस, गेन, लॉसेज ये सब पढ़े थे। अब इनकम क्या है? इनकम हमको कहां से जनरेट होती है? रेवेन्यू से जनरेट होती है इनकम। हमारे रेवेन्यू से अगर एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो वो हमारी इनकम कहलाती है। अर्थात जो भी हम सेल कर रहे हैं, हमारे पास जो पैसा आ रहा है और एक्सपेंस को उससे डिडक्ट करते हैं तो वो हमारा इनकम कहलाता है। यहां बेसिकली तुम ये समझो कि अगर रेवेन्यू जनरेट हो रही है, अर्थात हम किसी गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो पैसा हमारे पास आ रहा होगा, तो वो हमारा क्या है? इनकम। रेवेन्यू जनरेट हो रही है तो वो हमारा इनकम कहलाएगा। गेन क्या हुआ? अगर किसी एसेट्स को या प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और वहां पर एक्स्ट्रा मनी जो हमको मिलती है वो गेन कहलाती है। अर्थात जो लॉन्ग टर्म के प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है, जिस चीज का यूज हम लंबे समय से कर रहे थे, उसे हमने सेल कर दिया और वहां से हमको रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो वो हमारा गेन कहलाएगा। अर्थात नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत एक्सपेंसेस, लॉसेज जो भी होगा डेबिट होगा, इनकम और गेन जो होगा वो क्रेडिट होगा। अभी हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन सीखा, गोल्डन रूल सीखा, वो ट्रेडिशनल अप्रोच के द्वारा गोल्डन रूल हम लोगों ने सीखा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के द्वारा अकाउंट्स को बेसिकली तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। उसका हम लोगों ने गोल्डन रूल सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे कि मॉडर्न अप्रोच के द्वारा अकाउंट्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और उसके रूल्स क्या क्या है। तो हम लोग शुरू करते हैं मॉडर्न। मॉडर्न मॉडर्न अप्रोच के द्वारा अकाउंट को पांच भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है कैपिटल, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा है एक्सपेंसेस
चौथा है एसेट्स और पांचवा है रेवेन्यू। रेवेन्यू तो मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच भी कहा जाता है। तो मॉडर्न अप्रोच के द्वारा अकाउंट्स को 5 भागों में डिवाइड किया गया। पहला हो गया तुम्हारा कैपिटल। अब कैपिटल क्या है हम लोग जानते हैं। कैपिटल प्रोपराइटर के द्वारा जो भी मनी बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है उसे हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। अर्थात एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोपराइटर इज कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल जब हम बिजनेस में लगाते हैं तो कैपिटल का गोल्डन रूल 2 है। का गोल्डन रूल कहता है डिक्रीजिंग कैपिटल इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। अर्थात अगर कैपिटल बिजनेस में बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। अगर कैपिटल बिजनेस में कम हो रहा है तो वो डेबिट होगा। अर्थात हमने अगर बिजनेस में कैपिटल पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है और फिर से अगर हमको कैपिटल लगाने की जरूरत पड़ रही है तो इंक्रीज कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उस कंडीशन में कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम कैपिटल कुछ विड्रॉ कर लेते हैं, बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं तो कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा कैपिटल डेबिट होगा। दूसरा है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का अर्थ होता है कि एनी अमाउंट पेबल बाय द कंपनी। कोई भी अमाउंट अगर हमको किसी को देना है, हम किसी को पे कर रहे हैं तो वो मेरा लायबिलिटी है। करना है इन फ्यूचर, अभी पे नहीं किए, अभी फ्यूचर में अगर हमको पे करना है, भविष्य में देना है तो वो हमारा लायबिलिटी है। लायबिलिटी का भी सेम रूल कहता है डिक्रीजिंग लायबिलिटी डेबिट इंक्रीजिंग लायबिलिटी क्रेडिट। अर्थात लायबिलिटी हमारी कम हो रही है। अगर हम किसी को से पैसा उधार लिए हैं, हम उसको पैसा चुका दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा, लायबिलिटी कम हो गया तो उस समय डेबिट हो जाएगा। अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, किसी से कोई सामान हम उधार खरीद रहे हैं तो वो मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब फ्यूचर में हमको उसको देना पड़ेगा, तो वो हमारा लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज अगर करेगा तो वो क्रेडिट होगा, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो गया तो वो डेबिट। नेक्स्ट वन आता है एक्सपेंसिव। इंक्रीजिंग एक्सपेंस डेबिट डिक्रीजिंग एक्सपेंस क्रेडिट। तो एक्सपेंस क्या है, अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए अगर कोई भी सामान हम खरीदते हैं, कैश देकर खरीद रहे हो या उधार में खरीद रहे हो, तो वो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाता है। ओनली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के पर्पज के लिए अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं, प्रोडक्शन करना है उसके लिए रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, ट्रेड करना है उसके लिए हमने गुड्स परचेज किया, तो वो अगर हम परचेज कर रहे हैं मतलब सामान हमारे पास आ रहा है तो उसके लिए हमको पैसा देना है। पैसा अगर हम दे दिए तो इसका अर्थ हो गया कि हमारा खर्च बढ़ गया। अगर खर्च बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा, अगर एक्सपेंस कम हो रहा है, खर्च कम हो गया तो वो क्रेडिट। चौथा है एसेट्स। इंक्रीजिंग एसेट्स डेबिट डिक्रीजिंग एसेट्स क्रेडिट। एसेट्स या प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, एसेट्स और प्रॉपर्टीज क्या होती है, वे सभी सामान
जो हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म तक उसका बेनिफिट लेते हैं, लॉन्ग टर्म तक यूज करते रहते हैं, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, तो वो हमारा एसेट्स कहलाता है। अगर एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स कैसे बढ़ेगा? अगर मान लो हमने फर्नीचर खरीदा, एसेट्स बढ़ गया। हमको लैपटॉप की जरूरत है, हमने लैपटॉप खरीदा, तो मेरा एसेट्स बढ़ गया, ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर हम यूज कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर हमारा एसेट्स बढ़ रहा है तो एसेट्स डेबिट होगा। अगर एसेट्स कम हो रहा है, एसेट्स कम कैसे होगा? हमारा लैपटॉप खराब हो गया, हमने उसको बेच दिया, तो हमारा एसेट क्या हो गया? कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अगर एसेट डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। तो किसी भी कंडीशन में अगर एसेट हमारे पास आ रहा है मतलब बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। अगर एसेट्स हमारे पास से जा रहा है अर्थात बिजनेस से आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है किसी कारण से, तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अर्थात एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। अगला है रेवेन्यू। डिक्रीज इन रेवेन्यू, डेबिट, इंक्रीज इन रेवेन्यू, क्रेडिट। रेवेन्यू क्या है? जो हम बिजनेस में सामान बेचते हैं और जहां से कैश का इनफ्लो हो रहा है, अगर पैसा हमारे पास आ रहा है तो वो रेवेन्यू है। सेल हो रहा है मतलब पैसा हमारे पास आ रहा है, सेल अगर कर रहे हैं तो रेवेन्यू हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो अगर रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, सेल हमारा कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने से रेवेन्यू क्रेडिट होगा, क्योंकि रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो क्या हो रहा है? हमारा इनकम होता है, तो इनकम होने से वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने का मतलब मेरा सेल कम हो गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हमारा रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा डिक्रीज होने पर रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा। अर्थात मॉडर्न अप्रोच के द्वारा अकाउंट्स को 5 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। वो है पहला कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स और रेवेन्यू। ये पांचों अकाउंट्स ट्रेडिशनल अप्रोच को रीडिवाइड करके ही बनाया गया है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको महसूस होगा कि हमारा एसेट कौन सा अकाउंट था? रियल अकाउंट। एसेट को हम लोग रियल प्रॉपर्टी समझते थे ना, रियल अकाउंट। अर्थात रियल अकाउंट में एसेट्स और प्रॉपर्टी आती थी, तो रियल अकाउंट को यहाँ एसेट्स के तौर पर ट्रीट किया गया है। अगला है एक्सपेंस और रेवेन्यू। एक्सपेंस और रेवेन्यू, ये और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का डिवीजन है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में हम लोगों ने क्या सीखा था? ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट। तो एक्सपेंस होने से डेबिट होता था और इनकम होने से क्रेडिट होता था। यहां भी सेम चीज है, देखो इंक्रीज अगर एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट होगा, रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। इंक्रीज होने का मतलब प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट होगा, और बढ़ रहा है एक्सपेंस बढ़ रहा है मतलब हमारा खर्च बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। तो ये दोनों जो है नॉमिनल अकाउंट का डिवीजन है। और ये ऊपर लायबिलिटी और कैपिटल, ये पर्सनल अकाउंट से आता है, पर्सनल अकाउंट से आता है। पर्सनल अकाउंट क्या है? अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद पर्सन्स, इंस्टीट्यूशंस एंड एनी नेम। तो उससे अगर कैपिटल है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल हम लोगों ने सीखा था कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। लायबिलिटी भी रिप्रेजेंटेटिव है, अगर हमको किसी को कुछ देना है तो वो पर्सन रेस्पॉन्सिबल होता है जिसे हमको लेना है या देना है, या वो कंपनी रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये दोनों ही रिलेट करता है पर्सनल अकाउंट से। तो पर्सनल ट्रेडिशनल अप्रोच को ही डिवाइड करके मॉडर्न अप्रोच में शामिल किया गया है। ये अकाउंट को और इजी बनाने के लिए ये हम लोग यूज कर रहे हैं अभी। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा हम लोग और जानेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम के क्या क्या स्टेज हैं। तो नेक्स्ट कॉपी कर लो। तो स्टेजेज इन डबल एंट्री सिस्टम हम लोग अब जान लेंगे कि इस डबल एंट्री सिस्टम में क्या क्या स्टेजेज हैं। तो
स्टेजेज इन डबल एंट्री सिस्टम। पहला होता है स्टेज ओरिजिनल रिकॉर्ड। पहला है ओरिजिनल रिकॉर्ड, दूसरा है क्लासिफिकेशन, और तीसरा है समराइजेशन। ओरिजिनल रिकॉर्ड का अर्थ होता है कि डबल एंट्री सिस्टम को सबसे पहले जहां हम रिकॉर्ड करते हैं वो है ओरिजिनल रिकॉर्ड, अर्थात जहां पर सबसे पहले इसका रिकॉर्डिंग होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम को सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंतर्गत। कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल। अभी हम लोग जानेंगे बाद में कि जर्नल होता क्या है और जर्नल हम लोग कैसे बनाते हैं। तो पहले इतना ही जान लो कि डबल एंट्री सिस्टम का जो पहला स्टेज है वो है ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, अर्थात जहां पर हम बिजनेस के एवरी ट्रांजेक्शन को सबसे पहले एट फर्स्ट रिकॉर्ड करते हैं, उसी को कहते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, और वो कहां होता है? जर्नल के अंतर्गत होता है। दूसरा है क्लासिफिकेशन। जर्नल से हम लोग क्लासिफाई कर करके, मतलब प्रत्येक अकाउंट के हेड के अनुसार हम वहां से क्लासिफाई कर करके, डिवाइड कर करके हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। जहां रिकॉर्ड किया जाता है क्लासिफाई करके उसको कहा जाता है लेजर, उसको कहते हैं लेजर। तो लेजर बेसिकली क्या है? लेजर वो हेड्स है जिस हेड्स के अंतर्गत सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, अर्थात एक तरह के ट्रांजेक्शन्स को जहां हम रिकॉर्ड करते हैं अलग अलग जगहों पर, तो उसे हम लोग लेजर कहते हैं। इसे भी हम लोग बाद में डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। तीसरा है समराइजेशन। जर्नल के बाद लेजर अलग अलग हेड्स में हम लोगों ने लिया, और इसी हेड्स से हम लोग एक और समराइज करके एक और बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जिसे हम लोग लेजर के सहारे बनाते हैं, और यहां हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमने बनाया है इसके पहले जो भी हमने रिकॉर्ड किया है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए बनाया जाता है। इसे भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अब ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं, जर्नल हमने किया, ट्रांजेक्शन किया, जर्नल का रिकॉर्ड किया, उसको क्लासिफाई करके हम लोगों ने लेजर में डिवाइड किया, अब लेजर से समराइज किए। समराइज करने के बाद प्रत्येक बिजनेसमैन जानना चाहता है कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया उस ट्रांजेक्शन का अल्टीमेट इफेक्ट क्या, तो उसी इफेक्ट को जानने के लिए ट्रायल बैलेंस से हम लोग तीन चीजें बनाते हैं इफेक्ट को जानने के लिए, जिसको कहते हैं पहले को ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा होता है बैलेंस शीट। तो ये समराइजेशन जब करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसी ट्रायल बैलेंस के हेड्स के द्वारा हम ये तीन चीजें बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट की जानकारी मिलती है, अर्थात हमने कुल कितना प्रॉफिट किया वो जानकारी मिलती है। प्रॉफिट एंड लॉस से हमें नेट प्रॉफिट की जानकारी मिलती है, अर्थात हम लोगों ने नेट सब कुछ एक्सपेंसेस को, हर चीज को माइनस करने के बाद तब जाके हमारा प्रॉफिट क्या हुआ वो जानकारी प्राप्त होती है। तथा बैलेंस शीट से हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाजा मिलता है, अर्थात फाइनेंशियल पोजीशन को हम जान पाते हैं। तो ये डबल एंट्री सिस्टम में बेसिकली ये तीन स्टेजेस होती है, जिस स्टेज के आधार पर अल्टीमेट हम बिजनेस के प्रॉफिट तथा फाइनेंशियल पोजीशन को जान पाते हैं। तो आज इस क्लास में हम लोगों ने पूरे डबल एंट्री सिस्टम का पूरा एनालिसिस किया, वो पूरा डबल एंट्री सिस्टम लगभग हम लोगों ने सीखने की कोशिश की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे।
क्लियर, जिसमें हम लोग प्रत्येक ट्रांजेक्शन में गोल्डन रूल तथा मॉडर्न रूल को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके उसको एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वही हमारे पूरे अकाउंटिंग का बेस है। और हम लोग उसे एनालाइज करके देखेंगे कि वो अपने हमारे बिजनेस पर क्या इफेक्ट डालता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मिलते हैं अगले क्लास में। स्टूडेंट, प्लीज हेल्प टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, जिससे आपका अकाउंटेंसी में जो कंसेप्ट है क्लियर होता रहे और मैं भी आपको आपके कंसेप्ट क्लियर करने में मदद करता हूँ।